मैरिड या अनमैरिड पार्ट 1। दफ्तर की खिड़की से झांकता हुआ सूरज ठीक मेरे सामने कुछ इस तरह आ गया मानो कह रहा हो, अलविदा, कल फिर आऊंगा। मैं टकटकी लगाए हुए डूबते सूरज को देखती रही। अस्त होता सूरज दिल में सूनापन भर देता है। धीरे धीरे से सरकता हुआ सूरज पश्चिम दिशा में ऐसे दुबक गया मानो अपने घर चला गया हो। घर को जाते पंछी जब झुंड बनाकर आसमान में दिखते तो लगता मुझसे कह रहे हो, तुम किसके साथ घर जाओगी। घर सबको जाना होता है, फिर चाहे वो पंछी हो या सूरज। मुझे सूरज का आना और जाना दोनों पसंद हैं, क्योंकि सूरज अकेले ही आता है और अकेले ही चला जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे कभी अपने सहकर्मियों को साथ आते जाते देखकर कोफ्त नहीं हुई। फिर आजकल क्यों मैं किसी लव बर्ड को देखकर चिढ़ने लगी हूँ। जो जिंदगी मैं जी रही हूँ यही तो मेरा सपना था। फिर क्यों मन में वो संतोष नहीं है। इस सफल जिंदगी को जीने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले थे, कितनी ही इच्छाओं का गला घोंट दिया था। मुझे तो प्यार और शादी जैसे लफ्ज से भी चिढ़ हुआ करती थीं। फिर अब क्यों मुझे किसी साथी की कमी महसूस होती है। मेरे दिल और दिमाग के बीच द्वंद्व चलने लगा। दिमाग कहता, जो जिंदगी जी रही हो यह हर किसी को नसीब नहीं होती। आज यहाँ नहीं होती तो कहीं चूल्हा फूंक रही होती। इस पर दिल कहता, इन सफलताओं और महत्वाकांक्षाओं की मंजिल क्या यह अकेलापन ही थी। मन में आए विचारों के उफान पर अंकुश मेरे बॉस की आवाज ने लगाया। वह मेरे केबिन के दरवाजे से खुद को टिकाकर दोनों हाथ बांधे हुए खड़े थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बधाई हो मिस मालिनी, प्रमोशन हो गया है आपका और 20% सैलरी भी बढ़ा दी गई है। ऐसे ही काम करती रहो और हाँ, आज जल्दी घर चली जाना और पार्टी करना। कहते हुए सर वहां से चले गए। पार्टी किसके साथ? मैंने अपने आप पर ही तंज कसते हुए मुस्कुराकर खुद से ही कहा। बड़े शहरों में गगनचुंबी इमारतों के बीच लगातार भागती हुई दूधिया स्ट्रीट लाइट से रोशन सड़कों पर सफर करते लगभग सभी सफल व महत्वाकांक्षी लोगों का जीवन मेरी ही तरह होता है। तन्हा सफर, भीड़ में भी अकेलापन हमेशा साथ रहता है। विचारों की उधेड़ बुन में मैं कब पार्किंग लॉट में पहुंच गई पता ही नहीं चला। अपने पर्स से मैं अपनी चमचमाती मेहरून कलर की किया सेल्टस गाड़ी की चाबी ढूंढने लगी। ये गाड़ी मैंने पिछले महीने ही लोन पर ली थी। गाड़ी को स्टार्ट करके मैं अपनी ही धुन में खोई हुई गाड़ी ड्राइव कर रही थी कि एक वाक्य से मेरी हंसी फुट पड़ी। हुआ यूं था कि जब मैंने गाड़ी के लोन के लिए फाइनेंस कंपनी से बात की थी तो कंपनी से लोन एग्जीक्यूटिव मेरे दफ्तर ही चला आया था। वह फॉर्म को स्वयं भर रहा था। मैं फॉर्म से संबंधित जानकारी उसे मुहैया करवा रही थी। तभी उसने मुझसे पूछा, मैरिड या अनमैरिड। प्रश्न तो सरल और सीधा था, पर मैं इस प्रश्न से उस पर बिफर गई थी। आप फॉर्म रख दीजिए, मैं खुद भरकर आपके ऑफिस भेज दूंगी। जब हम किसी बात से दूर भागते हैं या जिससे बचना चाहते हैं, तब वही किस्सा या बात हमारे सामने जाने अनजाने आ जाती है। मेरे साथ भी कुछ यही हो रहा था। घर पहुंचते ही मैंने मम्मी को कॉल लगाया और अपने प्रमोशन की बात बताई। मम्मी खुश तो हुई, पर उतनी नहीं, क्योंकि यह मेरी पहली सफलता नहीं थी। मम्मी की खुशी तो अब मेरी शादी हो जाने पर दुगनी होगी। मम्मी पापा जब भी कॉल करते तब उनके पास जैसे दूल्हों की लिस्ट बनी रहती। मेरी शादी के अलावा और कोई बात उन्हें सूझती ही नहीं। मैं भी झल्लाकर कह देती, अगर आपको लगता है कि मैं बोझ हूं तो फिर कहीं भी रिश्ता तय क्यों नहीं कर देते। मेरी पसंद नापसंद की जहमत भी क्यों उठाते हैं आप। इस पर मम्मी कहती, तू तो हमारी राजकुमारी है बेटा। हर माता पिता का यह सपना होता है कि वह अपनी राजकुमारी के हाथ पीले करके किसी राजकुमार को सौंप दे। मैं मम्मी की आवाज में अक्सर उनके दुहक को महसूस करती, इसलिए इस बार मैंने मम्मी से कह दिया, अच्छा ठीक है, आप लड़के देखना शुरू कीजिए। जब कोई पसंद आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मम्मी मेरी इस बात पर खुश हो गई और फिर मेरे फोन की गैलरी दूल्हों के फोटो से सज गई। मम्मी के कहने पर ही रिंकी मौसी ने मुझे समाज के एक मैट्रिमोनी ग्रुप में भी ऐड कर दिया था। समय मिलने पर जब भी मैं ग्रुप को देखती तो लगता ग्रुप नहीं, कोई दूल्हा दुल्हन का बाजार लगा हुआ हो। सबके फोटो के साथ पसंद, नापसंद, गुण, गोत्र और भी बहुत सी जानकारी लिखी हुई रहती। पसंद आए तो स्टार करते जाओ और नहीं तो फिर स्क्रॉल करो और आगे बढ़ जाओ। मैंने भी कुछ लड़के शॉर्टलिस्ट किए और बेमन से सिर्फ मम्मी की खुशी के लिए मम्मी के नंबर पर फॉरवर्ड कर दिए। हम जब अपनों की खुशी के लिए समझौता करते हैं तब अक्सर हम अंदर से टूटकर बिखर जाया करते हैं।
समझौते होते ही ऐसे हैं, ये अक्सर एक को खुशी और दूसरे को तकलीफ दे जाते हैं। मैंने फ्रिज से अपनी फेवरेट मैंगो आइसक्रीम निकाली और अपना मन हल्का करने के लिए टीवी ऑन कर ली। टीवी पर ऐड आ रहा था जीवनसाथी.com का। एक पिता सेहरा लिए हुए लड़के के पीछे दौड़ लगा रहे थे। बरबस ही मेरी उंगलियां रिमोट के लाल बटन पर चली गईं और बटन प्रेस होते ही टीवी स्विच ऑफ हो गई। रिमोट को सोफे पर फेंककर मैं बालकनी में आ गई। मेरे हाथ में पिघलती आइसक्रीम को देखकर मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरा दिल पिघल रहा हो। तभी मेरे मोबाइल पर मैसेज बीप बजी। मैंने मोबाइल देखा तो मेरे स्कूल के क्लास टीचर अमित पांडेय सर का मैसेज था। सर ने एक कार्ड व्हाट्सएप किया था जिसमें बेंच नंबर 2004 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित मिलन समारोह के लिए निमंत्रण था। कार्ड के नीचे कैप्शन में सर ने लिखा था, पतिव बच्चों को भी लेकर आ सकते हैं। कैप्शन मानो मुझे चिढ़ा रहा हो। मैंने फोन को रख दिया और बालकनी में लगे रातरानी के पौधे को निहारने लगी। रातरानी की भीनी भीनी खुशबू मुझे सुकून दे रही थी और एक सबक भी कि अकेले अपने दम पर भी वातावरण को महकाया जा सकता है, जिसके लिए अन्य पौधों की तरह सूर्य प्रकाश का होना जरूरी नहीं है। मैंने रातरानी से नजरें हटाईं और अनंत आसमान को ताकने लगी। असंख्य तारों के बीच अकेला चांद अपनी चांदनी को धरा पर छिटक रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। मेरी स्कूल फ्रेंड संजना का फोन था। मैंने कॉल रिसीव किया। हेलो मिस मालिनी। संजना ने चहकते हुए कहा, हेलो संजना, हाउ आर यू? कॉल्ड आफ्टर सेवरल डेज। संजना, हाँ, अमित सर ने इनविटेशन कार्ड सेंड किया था। तू भी आ रही है ना? हाँ, देखती हूँ, मैंने बूझे मन से कहा। संजना से बात करने के बाद मैं सोने चली गई। कल मुझे जल्दी उठना है क्योंकि मुझे कल प्रेजेंटेशन देना है। नई सुबह अपने साथ कितना कुछ लेकर आती हैं। नया दिन, नया उत्साह, नई उमंग, नई ताजगी और खूब सारी सकारात्मक ऊर्जा। मेरी बालकनी से पेड़ों की झुरमुट से झांकता हुआ सुर्ख लाल सूरज ऐसा लग रहा था मानो मुझसे कह रहा हो, गुड मॉर्निंग मालिनी। मैं फिर आ गया अपना जादू का पिटारा लेकर। वाकई सूरज किसी जादूगर से कम नहीं होता है। एक तिलिस्म है सूरज के उगने और ढलने में। सुबह का सूरज ऐसा होता है मानो कोई युवा अपने तेज से पूरे विश्व को जला देगा, और शाम को वही सूरज ऐसा लगता है जैसे कोई वृद्ध अपने अनुभव सुना रहा हो। मैंने बालकनी में अपनी पसंद के पौधे लगा रखे थे जिन्हें मैं सुबह ही पानी और खाद दे दिया करती हूँ। दफ्तर जाने के बाद मेरा घर में प्रवेश रात 8 या 9 बजे हुआ करता। आज मैं रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही खुश थी। प्रमोशन के बाद मेरा पहला प्रेजेंटेशन जो था, मैं नियत समय पर ऑफिस पहुंची। सामने से बॉस आते दिखे। मुझे देखकर बॉस ने कहा, गुड मॉर्निंग मालिनी, आर यू रेडी फॉर योर प्रेजेंटेशन? वेरी गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आई एम रेडी, मैंने पूरे जोश के साथ कहा। सर, गुड ऑल द बेस्ट, कहकर बॉस वहां से चले गए और मेरे कदम भी मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गए। पूरे 30 मिनट तक मेरा प्रेजेंटेशन चला। प्रेजेंटेशन की समाप्ति के बाद मीटिंग हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीटिंग में इंटर्न भी थे। मीटिंग हॉल से बाहर निकलते समय मुझे पीछे से किसी लड़की ने आवाज दी। मैंने मुड़कर देखा तो 20-22 उम्र की लड़की दौड़कर मेरी ओर आ रही थी, जो इंटर्न थी। मेरे नजदीक आकर लेटर पेड मेरी ओर बढ़ाकर वह बोली, मेम ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ? मैंने आश्चर्य भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में तैरते हुए सपनों को मैं साफ देख पा रही थी। वह मुझसे बोली, मेम, मुझे भी बिल्कुल आपकी तरह बनना है। मैं मुस्कुरा दी। उसके हाथ से लेटर पैड लेकर मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए और साथ में एक नोट लिख दिया, यू आर द बेस्ट वैन, यू आर जस्ट लाइक यू। लड़की खुश होकर लेटर पैड को देखती रही। मैं अपने कैबिन में आ गई और चाय ऑर्डर कर दी। मेरी आंखों के आगे अब भी उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। उसे देखकर बीती बातें मेरे जहन में दौड़ने लगीं। मैं भी कभी उस लड़की की तरह ही थी। 20 बरस की उम्र में बस यही चिंता सताए रहती थी, करियर की गोते खाती नाव डूबेगी या मंजिल के पार पहुंचेगी। 20 की उम्र कब गुजर गई और 30 की उम्र ने कब दस्तक दे दी, पता ही न चला। तभी केबिन के दरवाजे के खटखटाने की आवाज से मेरे विचारों की तंद्रा टूटी। हाथ में ट्रे लिए मोहन भैया खड़े थे। चाय मेरी टेबल पर रखते हुए वो बोले, मेम, आप कहे तो स्नेक्स भी ले आऊं? नो थैंक्स, कहकर मैंने चाय का प्याला उठा लिया। आज का दिन थकावट भरा रहा। दफ्तर में नई जिम्मेदारियां मुझे प्रमोशन के साथ उपहार स्वरूप मिल गई थीं। आज तो डूबते सूरज को अलविदा कहने का भी समय नहीं मिला।
न ही घर जाते पंछियों के कलरव ने मुझ पर कोई तंज कसा। व्यस्तता मुझे इसीलिए पसंद थी क्योंकि व्यस्त रहने पर समय का पता ही नहीं चलता है। मुट्ठी से फिसलती रेत की तरह समय भी जल्दी गुजर जाता है। रात करीब 9 बजे मैं अपने फ्लैट पर पहुंची। बैग को सोफे पर रखकर मैं भी वहीं निढाल होकर बैठ गई। अपने दोनों पैर मैंने टी टेबल पर रख दिए थे। कुछ देर आंखें बंद किए हुए मैं शांत मन से लेटी रही। तभी मोबाइल वाइब्रेशन साउंड सुनाई दिया। मुझे याद आया, आज मैंने फोन को वाइब्रेट मोड पर रख दिया था। मैंने तुरंत बैग से मोबाइल निकाला। 20 मिस्ड कॉल थे, जिनमें 5 मिस्ड कॉल तो मम्मी के ही थे। मैंने मम्मी के नंबर डायल कर दिए। मम्मी ने पहली रिंग पर ही कॉल रिसीव कर लिया। वह चिंतित होकर बोली, क्या बात है, कॉल रिसीव क्यों नहीं किए? मैंने हंसकर मम्मी से कहा, 20% सैलरी यूं ही थोड़े बढ़ाई होंगी, उसके एवज में काम भी तो 20% बढ़ाया होगा ना। मम्मी, ऑफ हो तेरी ये ऑफिस की बातें। खैर, तूने जिन लड़कों के फोटो मुझे सेंड किए थे उनमें से मुझे 3 पसंद आए हैं। एक तो अपनी रिंकी के रिश्ते में ही लगता है। मैंने उसके माता पिता से बात कर ली है। वो लोग अगले सप्ताह ही आने का कह रहे हैं, तो सप्ताह भर की छुट्टी ले और घर आ जा। मम्मी का तुगलकी फरमान सुनकर मैंने कहा, पर मम्मी, मेरा हाल ही में प्रमोशन हुआ है, मुझे इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिल पाएंगी। वैसे छुट्टी मिलना मेरे बाएं हाथ का खेल था, पर मैंने टालने के लिए मम्मी से झूठ कह दिया। पर मम्मी भी सीबीआई से कम न थीं। मेरे झूठे बहाने और दलीलें उनके सामने विफल हो गए। मुझे याद आया कि स्कूल रियूनियन की पार्टी भी तो अगले सप्ताह ही है। इसी बहाने पुराने दोस्तों से मिलना भी हो जाएगा। मैंने बेंगलुरु टू भोपाल की फ्लाइट की टिकट बुक करवा ली। अगली सुबह ही मैंने अपने बॉस को मेल किया और 1 सप्ताह की छुट्टी सेंशन करवा ली। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र बालकनी में रखे अपने पौधों की थी, जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। मैंने सभी गमलों में ड्रिप इरिगेशन मेथड अप्लाई कर दी ताकि सप्ताह भर गमलों की मिट्टी में नमी बनी रहे। इसके बाद मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। कार्ड्स, मोबाइल चार्जर, मेडिसिन किट और मेरी पसंद के आउटफिट्स, सारे जरूरी सामान रखने के बाद मैं नहाने चली गईं। सारा दिन मैंने खुद के कामों में ही बिताया। रोजमर्रा के ऑफिशियल लुक को बदलकर मैं फिर से वही मालिनी बन जाना चाहती थी, जैसी मैं 19-20 बरस में हुआ करती थी। शाम 7 बजे मेरी फ्लाइट थी। मैंने घड़ी पर नजर डाली। 6:15 हो रहे थे। अपने शहर जाने की बेताबी से धड़कते हुए मेरे दिल की धड़कनें घड़ी की सुइयों की टिक-टिक के साथ चल रही थीं। मैंने एक बार अपने आप को आईने में देखा, फिर आदतन अपने बैग को एक बार फिर से चेक किया। सभी जरूरी सामान जस का तस रखा हुआ था। फ्लैट को लॉक करके मैं लिफ्ट की ओर बढ़ गई। जी बटन को प्रेस करते ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक कर ली थी। लगभग 25 मिनट के बाद मैं एयरपोर्ट पर थी। बैगेज चेकिंग और सिक्योरिटी चेक के बाद मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मेरी सीट के ठीक सामने वाली कतार में नवविवाहित कपल बैठा हुआ था। लगभग 26 से बचे हुआ 60 वर्षीय युवक किसी बात पर अपनी पत्नी को चिढ़ा रहा था और उसकी पत्नी का मुंह गुब्बारे की तरह फुला हुआ था। लड़के ने लड़की के कान में कुछ कहा, जिस पर चिढ़कर लड़की ने अपनी कोहनी मारते हुए उसकी बात का खंडन कर दिया और वह उठकर मेरी तरफ आने लगी। उसे अपनी तरफ आया देखकर मैंने अपनी नजरें हैंडबैग पर टिका दी और मैंने हैंडबैग की जिप खोलकर उसमें से कुछ तलाशने का नाटक किया। वह मेरे करीब आकर बोली, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वह मेरे पास आकर बैठी ही थीं कि सीट के असली दावेदार आ गए। लड़की ने उन्हें अपनी सीट पर बैठ जाने के लिए निवेदन किया और वह सहजता से मान गए। मैं प्लेन की खिड़की की कनंखियों से बिखरे बादलों को देखने लगी। सफेद मुलायम बादल बिल्कुल रुई की तरह लग रहे थे। तभी मेरे बगल में बैठी वह लड़की बोली, हेलो, माई नेम इज मालिनी। व्हाट इज योर गुड नेम? स्ट्रेंज, मेरा नाम भी मालिनी है। बातूनी अंखियों वाली उस लड़की ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए मुझे पिंच कर दिया और बोली, सैम पिंच। मुझे लड़की की इस हरकत पर हल्का सा गुस्सा आया, पर मेरा गुस्सा जल्दी ही चाय के कप से निकली भाप की तरह उड़कर गायब हो गया। मुझे देखकर मेरी वास्तविक उम्र का पता कर पाना लगभग सभी के लिए मुश्किल था। वह लड़की भी मुझे उसका हम उम्र समझ बैठी थी। मेरे बिना कोई प्रश्न किए ही वह अपने बारे में बताने लगी थीं। वैसे मैं सफर में अक्सर मैगजीन पढ़ना पसंद करती हूँ, पर यह पहली बार हुआ जब मुझे कहानियां ऑडियो वर्सन में सुनने को मिल रही थीं। लड़की को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी बातों में मेरी दिलचस्पी है भी या नहीं। अपनी आंखों को मटकाते हुए
वह रोचक ढंग से अपनी कहानी मुझे सुना रही थीं। हवाई सफर ही मेरा सपना हुआ करता था। मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मुझे सपनों की उड़ान भरकर पूरा विश्व देखना था, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। पापा माने नहीं और अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी कर दी। मेरे पति भोपाल में नौकरी करते हैं। वो मुझे कब से इसी बात के लिए छेड़ रहे थे कि अब तो आपके पंख काट दिए गए हैं और मुझ जैसे लड़के के साथ खूंटे से बांध दी गई हो, जो तुम्हारे सपनों को चाहकर भी पूरा नहीं कर सकेगा। उस लड़की की बात सुनकर मैं विचारों की दुनिया में खो गई। मेरा दिमाग गर्व से मुझसे कहने लगा, देखा, ये होता है वैवाहिक जीवन। इस पर दिल ने कहा, ये तो सिक्के का एक ही पहलू है। दूसरा पहलू तो ये है कि इस लड़की को प्यार करने वाला एक अच्छा जीवन साथी भी मिला है। लड़की मुझे झकझोरते हुए बोली, अरे आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं, मैंने शांत भाव से कहा। वह मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। मैंने उसे संक्षेप में अपने बारे में बताया। मेरी बात को सुनकर वह अपनी आंखों को बड़ा करते हुए बोली, इतनी कम उम्र में इतनी सफलता अर्जित कर ली आपने। और एक मैं हूं। मैंने उसे अपनी वास्तविक उम्र बताई तो वह मानने को तैयार ही नहीं हुई। वह बोली, लाइफ हो तो ऐसी, आप अब भी 24/25 की दिखती हैं। सफलता जिसके कदमों को चूम ले, उसके लिए तो एक से एक लड़कों की लाइन लग जाए शादी के लिए। आपकी शादी तो बिना आपकी मर्जी के तय कर पाना संभव ही नहीं होगा ना। उसने कातर निगाहों से मेरी तरफ इस कदर देखा मानो वह कोई हलाल कर दिया गया बकरा हो। उसके प्रश्नों की झड़ी से मैं बस मुस्कुरा दी। वह अचानक चुप हो गई, जैसे उसके भीतर विचारों का मंथन हो रहा हो। मैंने भी मैगजीन उठाई और पेज पलटने लगी। तभी मेरी नजर उस लड़की के पति पर पड़ी, जो दूर से ही इशारों में लड़की को चिढ़ा रहा था। जब उस लड़के ने मेरी ओर देखा तो वह झेंप गया और हड़बड़ी में मैगजीन उठाकर पढ़ने लगा। इन दो अजनबी लोगों ने कई दिनों से मेरे अंतर्मन में चल रहे द्वंद्व को खत्म कर दिया। मुझे अपने कई सवालों का जवाब सहजता से ही मिल गया था। मैं अपनी जिंदगी से अब बेहद खुश थी और मुझे यकीन हो गया था कि कहीं कोई राजकुमार मेरा इंतजार कर रहा होगा, जो मेरी ही तरह सफल होगा, जिसके आचार विचार मेरी तरह होंगे, जिसके साथ होने से मैं यह महसूस नहीं करूंगी कि मुझे किसी खूंटे से बांध दिया गया है। हम दोनों का एक छोटा सा संसार होगा, जहां अकेलापन दूर दूर तक नहीं होगा। अनंत आकाश की तरह हमारे आसमानी सपने होंगे, जहां सिर्फ प्रेम होगा। जिस तरह टेक ऑफ के समय जमीन से उठता हुआ प्लेन मेरे मन को रोमांचित कर रहा था, ठीक उसी तरह टच डाउन के समय जब प्लेन के पहियों ने मेरे अपने शहर भोपाल की जमीन को छुआ, तो एक सरसरी सी तरंग किसी स्वर लहरी की माफिक मेरे शरीर में दौड़ने लगी, और जिसके यूं दौड़ने से मेरे दिल के तार बज उठे थे। टच डाउन के समय लगा जैसे लौट आई हूं अपने पुराने संसार में। अब यादों के गड्ढे खजाने को खोदूंगी और अपने पुराने दिनों को फिर से जी भरकर जीऊंगी। मैं अब राजा भोज एयरपोर्ट पर खड़ी थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। मेरी नजरें किसी उत्सुक छोटे बच्चे की तरह मानो सब जगह दौड़कर मुआयना कर आई थीं। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं लास्ट विजिट पर छोड़कर गई थी। हवाएं अपनेपन का पैगाम ला रही थीं। बहुत सुकून था इस पल में। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर मैंने टैक्सी ली। टैक्सी की खिड़की से मैं इस तरह सटकर बैठ गई मानो पूरे शहर को सिर्फ देख लेने भर से खुद में समेट लूंगी। ज्यादा कुछ नहीं बदला था, बस कुछ दुकानें जो छोटी थीं अब बहुत ऊंची हो गई थीं। लगता है उन दुकानों का भी प्रमोशन हो गया था। रात करीब 9 बजे मैं अपने घर पहुंची। घर के लोहे के गेट के पास की क्यारी में मेरे द्वारा लगाई हुई चमेली की बेल अब बहुत फैल गई थीं। उसकी शाखाएं हवा के झोंकों से लोहे के गेट के बाहर आती ऐसी जान पड़ती थीं मानो मेरे घर आने पर आगे बढ़कर मेरा स्वागत कर रही हो। मैंने गेट खोला और उसकी आवाज सुनकर पापा दौड़कर बाहर आए। उनके पीछे आरती की थाल लिए मम्मी भी आई। आरती की थाल को देखकर मैंने खुद से ही प्रश्न किया, यह स्वागत मेरे घर आने पर है या फिर शादी के लिए मान जाने पर? कभी कभी मम्मी मुझे बिल्कुल हिंदी फिल्मों के आलोकनाथ की तरह लगती। खैर, स्वागत सत्कार के बाद मैं मम्मी पापा से मिली। अपने घर आकर मुझे लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मैं कोई परी हूँ और अपने मैजिक विंग्स से यहाँ वहाँ उड़ती फिरूंगी। मम्मी ने मेरी पसंद के दाल बाफले और लड्डू बनाए थे, साथ में पुदीना और धनिया की चटनी भी थी। बहुत दिनों बाद मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाकर मैं अपनी डाइटिंग को भूल ही गई। मैंने इतना ज्यादा खा लिया था कि शायद हाजमोला की गोली भी मुझे नहीं बचा सकती थी। घर आकर मैं भूल ही गई थी कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ।
मेरी बातों में सधे हुए औपचारिक शब्द न होकर मालवी भाषा की मिठास घुल गई थी। मेरे पास तो सिर्फ ऑफिस की ही चर्चा थी, जिसको सुनने में मम्मी की दिलचस्पी नहीं थी। पर मम्मी के पास तो बातों का पिटारा था, जिसमें से कभी हंसी के गुब्बारे निकलते तो कभी कोई गंभीर बात। 2 घंटे के इंडिगो फ्लाइट के सफर से लेकर घर तक मैं सिर्फ सुन ही रही थी। मुझे सुनना अच्छा लग रहा था। इन पलों को मैं बेंगलोर में बहुत मिस करती थी। देर रात तक मैं और मम्मी जमाने भर की बातें करते रहे, जैसे आज ही सारी बातें कर लेना बहुत जरूरी था। जब मैं और मम्मी दोनों थककर चूर हो गए, तब हम नींद के आगोश में कब खो गए पता ही नहीं चला। सुबह करीब 10 बजे मेरी नींद खुली। कमरे की खिड़कियों पर लगे पर्दों की ओर से झांकता सूरज मुझसे कह रहा था, दिन चढ़ने को आया है, अब उठ भी जा। अलसाई सी मैं हॉल में जाकर बैठ गई। पापा पेपर पढ़ रहे थे और मम्मी किचन में थीं। मम्मी ने किचन से ही आवाज लगाकर मुझसे कहा, चाय ले आऊं? मैंने कहा, नहीं, पहले मैं ब्रश करूंगी। थोड़ी देर बाद मैं नहा धोकर किचन में गई। मैंने अपनी चाय गर्म की और वहीं किचन स्टैंड पर खाली जगह पर चढ़कर अपने पैरों को लटकाए हुए बैठ गई। एक समय था जब मैं इसी जगह पर बैठकर मम्मी के किचन कार्य में मदद किया करती थी। मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा, वो लोग आज दोपहर 12 बजे या 1 बजे तक आएंगे, तू तैयार हो जाना, शुक्र है। मम्मी ने यह बात मेरी चाय खत्म होने के बाद कही थी, वरना मेरी चाय का मजा ही किरकिरा हो जाता। मैंने मम्मी से कहा, इतनी भी क्या जल्दी थी, अभी तो मैं सप्ताह भर यहां हूं। मम्मी ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, इसीलिए तो आज बुलवा लिया उन लोगों को, ताकि लड़का पसंद आते ही इसी सप्ताह सगाई कर दे। यह सुनकर तो मुझे लगा जैसे मेरे दिल रूपी नागासाकी और दिमाग रूपी हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया गया हो। मम्मी के इस तानाशाही रवैया का कोई हल भी तो नहीं था मेरे पास। अब मुझे लग रहा था कि मैं लड़का देखने नहीं, किसी जंग पर जा रही हूं, जहां से मेरे अरमान जिंदा लौट कर आएंगे या फिर दफन हो जाएंगे। मैं हॉल में थी और टीवी देख रही थी। तभी मम्मी हंसते हुए आई और घड़ी की ओर इशारा करके मेरी तरफ शरारत भरी नजरों से देखा, जैसे कह रही हो, आज तेरी खैर नहीं है बेटा। मैं बेमन से तैयार होने चली गई। मेरे मन के किसी कोने में सुप्तावस्था में पड़ा हुआ बच्चा जाग गया और मुझे बार बार बेढंगा मेकअप करने को प्रेरित करने लगा, जिसको देखकर आने वाला वो लड़का उल्टे पैर ही लौट जाए। पर ऐसा कुछ भी कर पाना संभव नहीं था। मैंने अपने चेहरे पर बेस कोट लगाया, उसके बाद फाउंडेशन, फिर कंसीलर, थोड़ा फेस पाउडर, आंखों पर काजल की एक पतली सी लाइन खींच दी। उसके बाद पलकों पर मस्कारा अप्लाई किया, फिर होठों पर लिप ग्लास और हल्की पिंक लिपस्टिक लगाई। माथे पर अपनी ड्रेस से मैच खाती छोटी सी बिंदी सजाई और बालों में क्लचर लगाकर उन्हें खुला छोड़ दिया। अंत में अपने बनारसी दुपट्टे को कंधे पर एक तरफ सलीके से डाल लिया। मैंने इस तरह से खुद को आखिरी बार कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में संवारा था। फेयरवेल पार्टी से एक चेहरा मेरी आंखों में घूमने लगा, आनंद का चेहरा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। अब कहाँ होगा वह? क्या स्कूल रियूनियन पार्टी में आएगा? तभी मम्मी कमरे में आई और नजर न लगे कहते हुए मम्मी बलैया लेने लगी। तभी बाहर गाड़ी की आवाज आई, जिसे सुनकर मम्मी ने कहा, लगता है वो लोग आ गए, मैं जाती हूँ, जब बुलाओ तब तू आ जाना। कहते हुए मम्मी फुर्ती से चली गई। मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा तो घर के ठीक सामने ब्लैक कलर की लैंड क्रूजर गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी से 3 लोग बाहर निकले। एक आंटी लगभग 45 की उम्र की, 50 के लगभग उम्र के एक अंकल और मेरी ही उम्र का एक हैंडसम नौजवान था। मम्मी पापा हाथ जोड़कर उनकी आव भगत करते हुए मेजबानी कर रहे थे। वे लोग अब घर में प्रवेश कर चुके थे। थोड़ी ही देर बाद मम्मी ने मुझे बुलाया। मैंने अंकल आंटी को नमस्ते कहकर अभिवादन किया और खाली पड़े सोफे पर बैठ गईं। अंकल ने मेरे बारे में पूछताछ शुरू कर दी। मैंने अपने बारे में बताया तो वह चौंकते हुए बोले, गोल्ड मेडलिस्ट हो? आंटी कहने लगीं, भाई हमने तो सुना है पढ़ी लिखी लड़कियां गृह कार्य में उतनी दक्ष नहीं होती, क्या ये सच है? मैं कुछ कहती उसके पहले ही मम्मी ने मेरी तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, जी हमारी मालिनी तो हर कार्य में दक्ष हैं, ऐसा कोई काम शायद ही हो जो इसे न आता हो। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, मेहंदी, रंगोली, चित्रकारी, सब कला में अव्वल रही हैं। दीवारों की ओर हाथ को घुमाते हुए मम्मी ने कहा, ये सारी पेंटिंग्स मालिनी ने ही बनाई हैं। आंटी बोली, बहुत बढ़िया दीदी, ये तो आपके संस्कार हैं जो आपने अपनी बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाया है।
हमें अपने बेटे सुदर्शन के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मम्मी इस बात पर इतनी खुश हुई कि उठकर मिठाई की प्लेट आंटी की ओर इस कदर कर दी मानो रिश्ता पक्का ही समझो। अंकल मुझसे बोले, देखो बेटा, बात ये है कि हमारे बाप दादाओं ने इतनी संपत्ति छोड़ दी कि हमारी 7 पुश्ते भी अगर मतकमू निकले तो भी आरामदायक जिंदगी जी ले। सुदर्शन का पढ़ाई में शुरू से ही मन कम लगा। वह तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा तो नहीं है, पर है तो आखिर मालिक ही ना। पढ़ाई के बाद भी इंसान करता तो जॉब ही है। मैं इस बात पर कुछ नहीं बोली, लेकिन मम्मी पापा अंकल की बात से पूर्णतया सहमत नजर आए। आंटी बोली, बेटा, तुम दोनों अगर चाहो तो अकेले में बात कर सकते हो, मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। मैंने ना में सिर हिला दिया, पर लड़का शायद मुझसे कुछ पूछना चाहता था। अगले ही पल मैं और वह लड़का मेरे कमरे में थे। मेरी नजरों में वह लड़का महज एक चाबी भरा खिलौना था जो अपने माता पिता द्वारा संचालित होता। माता पिता के कहे अनुसार रहना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद का वजूद होना भी जरूरी है। वह लड़का मुझसे बोला, आप बेंगलोर में अकेली रहती हैं? मैंने कहा, जी। उसने अगला सवाल दागा, फिर तो बॉयफ्रेंड भी होगा? मैंने कहा, नहीं। वह हंसकर बोला, फिर तो बेंगलुरु के सभी लड़के गधे हैं। इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी सिंगल। मैं उसकी इस बात पर चुप रही। मैं अक्सर गुस्से पर काबू रखने के लिए मौन धारण कर लिया करती हूँ। लड़का है बोला, मेरी तो कई गर्लफ्रेंड रही हैं। मुझे कॉकटेल पार्टी पसंद है। अक्सर पब में अनजान लड़कियां से जान पहचान हो जाया करती हैं। खैर, आपसे क्या छुपाना, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी रिश्ते को शुरू करने से पहले खुद के बारे में सारे सच बता दिए जाने चाहिए, ताकि सामने वाला हम जो हैं उसी रूप में हमें स्वीकार कर सके। लड़के के साथ हुई पूरी बातचीत के दौरान मैं मन ही मन उससे चिढ़ती रही, पर उसकी कहीं सिर्फ यही बात मेरे दिल को छू गई। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।